कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बेटा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले विश्व भारत में जो है जो एक वैश्विक इसके वैश्वीकरण के बारे में हम बताएंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करती है, इस प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन विश्वकरण, पूरे विश्व को जो है एक कर देना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विश्व में जो है व्यापार को बढ़ाना, किसी हर जो प्रत्येक देश में जो भी सुविधाएं हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी सुविधाएं हर देश में जो है, चाहे वो तकनीकी है, चाहे वो सामाजिक है, कोई भी जो है वैज्ञानिक है, तकनीकी है, आर्थिक है, प्राकृतिक है, उन संसाधनों तक जो है प्रत्येक देश की पहुंच होनी चाहिए। और जो व्यापार है एक दूसरे के बीच वो बिना किसी बाधा के होना चाहिए। यानी कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को जो है एक साथ मिलकर काम करना है, इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है। फिर ये जो है एक बहुआयामी परिघटना है। ठीक है बेटा। फिर इसका जो है विभिन्न देशों और विभिन्न समाजों पे जो है वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो अलग अलग पड़ता है। ठीक। फिर एक इस प्रकार का जो है एक वैश्वीकरण को जो है हम विश्वव्यापी आपसी जुड़ाव भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। और वैश्वीकरण से जो है विश्व में जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है। ठीक है बेटा। फिर कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक एक समानता भी जो है वैश्वीकरण के कारण बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है विश्वव्यापी जो पारस्परिक जुड़ाव है, इसमें जो है विश्व के स्तर पर जो है अधिकांश देशों के विभिन्न पक्षों का संबंध है, यानी आपसी जुड़ाव उसी में तभी तो संभव है। यानी कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या होता है, यानी कि इसका जो है विश्व स्तर पर जो है अधिकांश लोगों का विभिन्न पक्षों से संबंध होता है, यानी कि हम आपस में जो है किसी न किसी रूप में जो है अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व के एक भाग के विचार दूसरे भाग के लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर एक देश की पूंजी का जो निर्वाह है वो दूसरे देश में हो रहा है, अन्य देशों में हो रहा है। एक देश की वस्तुएं जो है दूसरे देश में पहुंच रही हैं। ठीक है। इस तरह से जो है लोग जो है अपनी अच्छी जीवन शैली के लिए जो है एक देश से जो है दूसरे देश में जा करके बस रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये आपसी जुड़ाव यानी कि पारस्परिक जुड़ाव के जो अंतर्गत जो है ये बातें आती हैं। यानी कि हर चीज़ में जो है मुद्रा का प्रभाव हो रहा है, वस्तुओं का जो है पहुंच हो रही है, संसाधन एक देश से जो है दूसरे देश में जो है उनका जो है बिना किसी बाधा के आवागमन हो रहा है। लोग अपने अच्छे जीवन को सोच करके जो है एक देश से जो है दूसरे देश में जा करके बस रहे हैं। तो इसी को जो है हम आपस में पारस्परिक जुड़ाव कह सकते हैं। ठीक है जो है। फिर फिर प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान रहता है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें प्रौद्योगिकी का जो है बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रौद्योगिकी ने जो है विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया। छोटा सा गांव मीन्स आज जो है दूर संचार के साधन ने जो है विश्व को क्या कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। अब यहाँ से हम इंटरनेट पे बैठे बैठे अमेरिका में जो है बिजनेस चल रहा है, यहाँ से हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्यों, अब अमेरिका क्या हो गया, हमारे पास हो गया, अमेरिका जाने में कितने दिन लगे। ठीक है। लेकिन हमने यहीं से जो है दूर संचार या इंटरनेट के माध्यम से क्या कर दिया, यहीं से अपने जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। यानी विश्व जो है ऐसा लग गया जैसे कि कुछ नहीं, बगल में ही है अमेरिका। तो इस तरह से जो है एक छोटा सा गांव, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है इसके कारण क्या है, विश्व के अनेक भागों में जो है विचार, पूंजी, वस्तुओं की आवाजाही इस क्या हुआ, बहुत ही सरल हुई है। यानी कि हमने अपने विचारों को 1 मिनट में फोन किया, कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में पहुंचा दिया। ठीक है बेटा। फिर वस्तुएं हैं, यानी हमने कोई सप्लाई करना, आयात निर्यात जो है इसमें जो है प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है स्पष्ट हो जाता है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है बेटा। फिर वैश्वीकरण की कुछ आर्थिक परिणतियां हुई, कुछ मतलब इसके जो है कई सारी आर्थिक परिस्थितियों के रूप में जो है इसको देखा जा सकता है। अब अगर इसको लाभ की दृष्टि से हम देखें, इससे वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हुए हैं,
इसमें जो है विभिन्न देशों के बीच जो है आर्थिक प्रभाव यानी कि जो व्यापार है या अन्य चीजें हैं चाहे जो अर्थ से संबंधित है, हमारे धन से संबंधित है, धन का प्रभाव जो है एक देश से दूसरे देश में तेज हुआ है। फिर वैश्वीकरण के कारण जो है वस्तु, पूंजी और विचार इनके प्रभाव में तेजी आई है। मतलब अब एक स्थान से जो है अपने वस्तु या अपनी पूंजी या अपने विचार आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। फिर अब वस्तुओं का व्यापार लाभ हो रहा है लोगों को, जैसे हमारे देश में किसी आयात निर्यात से जो है लोगों को बड़ा फायदा देशों को हो रहा है। ठीक है बेटा। फिर वैश्वीकरण के कारण जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी सेवाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। फिर इसमें कुछ लाभ इतने भी हैं, थोड़ी सी कुछ हानि की दृष्टि से भी जो है इसको देखा जाता है। इस वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि जब सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई, आलोचकों का ये मानना है, जो वैश्वीकरण की जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भाई इससे जो है जो विकसित देश है वो छोटे देशों को जो है प्रभावित कर रहे हैं हर चीज में। अब हम देख रहे हैं आज हम अपने खान पान रीति रिवाज में जो परिवर्तन आ रहा है पश्चिमीकरण की देन है। तो इस तरह से जो है जो विकासशील देश, जो विकसित देश है वो छोटे देशों को क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। फिर वैश्वीकरण को जो है पश्चिम की नीति माना जाता है, तो इसका कारण जो है लोग कह रहे हैं कि भाई इससे जो है पश्चिमी संस्कृति हमारी संस्कृति, सभी देशों की संस्कृति के ऊपर क्या हो रही है, हावी हो रही है। फिर जो है वैश्वीकरण का भारत से क्या, वैश्वीकरण और भारत में जो है अगर देखा जाए तो भारत में जो है वैश्वीकरण से की तेजी जो इसमें आई 1991 में आई, निजीकरण का जब, सॉरी, वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई। इसके कारण देश में जो है वित्तीय स्थिति में सुधार आया, देश में जो है आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो बढ़ी है, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जो है विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। यानी कि भारत में जो है, भारत की जो है आर्थिक स्थिति में जो है वैश्वीकरण का एक तरह से सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, क्योंकि वित्तीय स्थिति भी बढ़ी, यानी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी अच्छी हुई है। ठीक, आर्थिक वृद्धि की दर भी जो है बढ़ी है। ठीक है, विदेशी निवेश भी हमारे देश में बढ़ा है। ठीक है। फिर इस बात से भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। ठीक। फिर इसके बाद बात आती है कि वैश्वीकरण ने जो है भारत पे क्या प्रभाव डाले और भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। तो वैश्वीकरण का भारत पे ये प्रभाव पड़ा कि भारत में जो है सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा था कि 1991 से जो है वैश्वीकरण में तेजी आई है। ठीक, इससे जो है भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है और भारत का जो विदेशी व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इस तो वैश्वीकरण का भारत में प्रभाव है। अब भारत ने वैश्वीकरण को जो है किस प्रकार प्रभावित किया है। भारत में जो है जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए जो है एक इंडियन सोशल मंच की स्थापना भी उनके द्वारा की गई है। ठीक है बेटा। फिर औद्योगिक मजदूर और किसान संगठनों ने जो है बहुराष्ट्रीय निगमों का विरोध किया है, यानी कि जो लोकल उत्पादक है उन्होंने जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या किया, विरोध किया कि भाई ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर कुछ भारतीय वस्तुओं के जो है पेटेंट का भी विरोध किया गया है। ठीक। तो इसके बाद बात आती है बात आती है वैश्वीकरण के तत्व। तो वैश्वीकरण का तत्व जो है सबसे पहले क्या है कि भाई आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। अनुदान कर द्वारा जो है उद्यम और उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संरक्षित करना अदक्षता को बढ़ावा देता है। ठीक है बेटा। तो ये चाहता है कि सरकार जो है, वैश्वीकरण का एक तत्व ये है कि सरकार का जो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मुद्रा की दरें हैं वो बाजार के द्वारा निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, जितने भी जो भी सिस्टम है वो बाजार निर्धारित करेगा, सरकार का जो इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर वैश्वीकरण का ये भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमा शुल्क, कोटा और अन्य प्रतिबंधों के द्वारा जो है क्या होता है, अदक्षता को बढ़ावा मिलता है।
इसलिए जो है इनको धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। फिर इस तरह से जो है विश्व स्तर पर जो है बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए समान कानून होने चाहिए और प्रत्येक राष्ट्र को जो है इसमें यानी कि अन्य देशों में हुए तकनीकी ज्ञान के संवर्धन के समान महत्व व संरक्षण देना चाहिए। फिर विश्व स्तर पर जो है पूंजी का जो आवागमन है बिना किसी बाधा के होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे देश के नागरिकों को जो है अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करने की जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए। मतलब प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि दूसरे देश के नागरिकों को जो है अपनी अर्थव्यवस्था में अपने निवेश करने और लाभ कमाने की जो छूट है वो प्रदान करनी चाहिए। ठीक। फिर जो है तकनीकी का जो आवागमन है वो बिना किसी बाधा के होना चाहिए। साथ ही जो है मानव संसाधनों का जो आवागमन है वो होना चाहिए स्वतंत्र रूप से। ठीक। वैश्वीकरण की ये तत्व है। अब जब वैश्वीकरण की बात आती है, जब ग्लोबलाइजेशन है, तो इसमें फिर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात भी आती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनियां होती क्या है? ऐसी कंपनी जिसका संचालन जो है कई देशों में एक साथ होता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं। ये कंपनियां देसी और विदेशी दोनों प्रकार की हो सकती है। आज आप कई सारी चीज़ें देखते हैं, आप बाटा के जूते पहनते हैं। बाटा जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, कई देशों में उसकी कंपनी उत्पादन होता है। ग्लैक्सो है, ग्लैक्सो की आप दवाइयाँ पहन खाते हैं। सिप्ला, होंडा है, जैसे होंडा कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती है। हुंडई है, हुंडई आप समझते हैं जिसकी कारें आती हैं। ठीक है, हुंडई। तो इस तरह से जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक, इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में आप देखते हैं तो ये पूरे मल्टीनेशनल कंपनीज, ये जो है इन कंपनियों का संचालन ये कई देशों में जो है एक साथ हो सकता है। और अपने आर्थिक विकास के लिए जो है या अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कोई भी देश जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित कर सकता है। और जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती चली जाती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। इससे जो है देश का विकास होता है। साथ ही जो है कृषि, व्यापार, उद्योग और संचार तथा यातायात के साधनों में भी जो है तेजी से विकास होता है। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनका संचालन एक से अधिक देशों में, आपने मैकडोनाल्ड का नाम सुना हो, तो मैकडोनाल्ड भी जो एक प्रकार से कंपनी कह सकते हैं आप, उसकी जो चेन पूरे विश्व में है। ठीक है बेटा। तो फिर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में हम पहले भी परिभाषा बता चुके हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के साथ जो है मिलकर करती, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये आपका चैप्टर हो ही गया है। आज के लिए इतना ही है। चलो इसमें थोड़ा सा और रहता है, जैसे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है विकसित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, विभिन्न जरूरतें जो हमारी होती है, उनको जो पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे नौकरी हो, कंपनियां लगाना, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जो क्रियाकलाप मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक। वैश्वीकरण के बारे में बता दिया, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी कि मिलजुल कर काम करना वैश्वीकरण कहलाता है। फिर बात वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है उदारीकरण की भी बात आती है। तो उदारीकरण क्या होता है कि बाजार से जो अर्थव्यवस्था से जो है बाजार की भूमिका बढ़ाना और सरकार की भूमिका को कम करना, ये उदारीकरण कहलाता है। फिर वैश्वीकरण में जब व्यापार की बात आती है, यानी कि उदारीकरण तो हो गया कि भाई बाजारी अर्थव्यवस्था से जो राज्य का नियंत्रण है उसको धीरे धीरे समाप्त करके एक दिन, मतलब धीरे धीरे उसको समाप्त कर देना है, तो उसको उदारीकरण कहेंगे। अब बात आती है तो व्यापार की बात आती है तो विश्व व्यापार संगठन की बात आती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? 1994 में।
ठीक है बेटा। इस तरह से जो है उदारीकरण की प्रक्रिया भारत में कब शुरू हुई? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई है। ठीक, फिर जो वैश्वीकरण के कारण जो सांस्कृतिक वैविध्यीकरण हुआ है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक विश्व वैश्वीकरण के कारण जो है प्रत्येक संस्कृति कहीं ना कहीं अलग और विशिष्ट होती जा रही है। तो इसी प्रक्रिया को हम सांस्कृतिक वैविध्यीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही।